रोज की तरह प्रभा आज भी अपने 9 माह का गर्भ लिए कुएं पर जल भरने के लिए जाती है। अपने सर पर जब वो घड़ा लिए कुएं की तरफ जा रही होती है, तब वो ये महसूस करती है कि आज आसपास की औरतें उसे बड़ी ही अजीब और हैरानी भरी नज़रों से देख रही होती है। प्रभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। खैर, उसने सभी को नज़रअंदाज किया और कुएं की ओर बढ़ चली। वो कुएं से 10 कदम की दूरी पर ही थी कि तभी कुएं से जल भरकर वापस आ रही कुछ औरतें अपनी जगह पर रुककर उसे हैरानी से देखने लगी। इस बार प्रभा परेशान हो गई और वो भी अपनी जगह पर रुक गई और हैरानी से उन औरतों को देखने लगी। इससे पहले कि प्रभा कुछ पूछती, उनमें से एक औरत बोल पड़ी, अरे प्रभा, तूने बच्चा कब जना? कल सांझ को जब तू जल भरने आई थी तब तक तो तेरा पेट किसी तरबूज की तरह फूला हुआ था। अचानक रात में तूने बच्चे को भी जन्म दे दिया और सुबह जल भरने भी आ गई। बड़ी ताकत है रे तुझमें। अच्छा खैर छोड़, चल ये तो बता, लल्ला हुआ है या लल्ली? उस औरत की बात सुनकर प्रभा हक्का बक्का रह गई। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने घबराकर अपने पेट की ओर नज़रें झुकाकर देखा और जब उसने अपने पेट को देखा, उसके होश उड़ गए। उसके हाथ से मिट्टी का घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। प्रभा अपने दोनों हाथों से अपने पेट को सहलाने लगी और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अचानक मेरा पेट इतना अंदर कैसे चला गया? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हुए प्रभा वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। प्रभा की ऐसी हालत देखकर वहाँ की सारी औरतें आपस में चीख पुकार करने लगी, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, कोई इसके पति को बुलाओ। प्रभा की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक खाट पर लेटा पाती है और जहाँ पर बहुत सारी लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। दाई माँ प्रभा के पेट को छू कर बोलती है, इसके पेट में बच्चा नहीं है। दाई माँ की बात सुनकर प्रभा उठकर बैठ जाती है और बहुत बिलख कर बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक मेरे पेट से बच्चा कैसे गायब हो सकता है? तभी दाई माँ बोली, ये जरूर उसी का काम है। प्रभा फूट फूट कर रोने लगती है। ब्याह के 12 साल बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा था। जाने किसकी नज़र लग गई। वो अपने पति रामकृष्ण की ओर देखते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। आप तो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं, आप कुछ कीजिए ना। रामकृष्ण प्रभा को अपने गले से लगा लेता है। आसपास के लोग आपस में कुछ कानाफूसी करने लगते हैं, ये जरूर उसी का काम है, कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच वहाँ एक औरत पहुँचती है। उस औरत को देखकर आसपास के सभी लोग सहम जाते हैं, सिवाय रामकृष्ण और प्रभा के। उस औरत के बाल उसके एड़ी को छू रहा था। खुले बिखरे बाल और घुंघराले बाल थे। उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, आंखें बड़ी बड़ी, दूध जैसा गोरा रंग और काले वस्त्र उसे बला की खूबसूरत बना रहे थे। होठों पे एक अजीब सी मुस्कान लिए वो प्रभा के पास आकर खड़ी हो गई। उसके वहाँ आते ही सभी लोग अपने अपने घर की ओर बढ़ चले। प्रभा अपने होश में नहीं थी, लेकिन रामकृष्ण उसे देखकर गुस्से से भर गया और बोला, अब क्या छीनने आई हो तारा? तारा ठहाके मारकर हंसने लगी और बोली, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यूँ तड़पता देख मुझे कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो फिर से हंसने लगी। रामकृष्ण अब बेबस और लाचार भरे शब्दों में बोले, तारा, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्ही ने किया है। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। भला वो नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे बख्श दो, अभी तक तो हमने उसका मुख भी नहीं देखा था। तारा फिर से जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें अपने बच्चे का मुख देखना है? जाओ और देख लो, वो तुम्हारे घर के बगीचे में पड़ा है। कल रात को ही मैंने तुम्हारी पत्नी को बेसुध कर उसका बच्चा पेट से खींच लिया था, लेकिन जन्म तो उसका आज होना था। जाओ, जल्दी जाओ, कहीं चील और कौवे उसे खा ना लें।
तारा की बात सुनकर प्रभा और रामकृष्ण भागे भागे अपनी घर की ओर जाते हैं और जब वो अपने बगीचे में पहुंचते हैं तो देखते हैं एक नवजात बच्चे का सब मिट्टी पर पड़ा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर चींटियां चल रही है। ये नज़ारा देखकर प्रभा और रामकृष्ण फूट फूट कर रोने लगते हैं। प्रभा उस मृत बच्चे के शव को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बोलती है, तुम्हारी पत्नी डायन तारा ने मेरे बच्चे को खा गई। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। पूरे गांव में उस बच्चे की खबर फैल जाती है और साथ साथ डायन तारा का दहशत भी। उस मृत बच्चे के शव को दूर तालाब के किनारे दफना दिया जाता है। प्रभा अपने बच्चे के गम में खाना पीना सब भूल जाती है। बिल्कुल बेसुध सी बेजान सी हो जाती है। वो किसी से बात भी नहीं करती है, बस एक जगह बैठकर आंसू बहाते रहती है। तारा रामकृष्ण की पहली पत्नी थी जो काले जादू तंत्र मंत्र में माहिर थी। वो अक्सर रात में तंत्र मंत्र किया करती थी, पर यह सब रामकृष्ण को पसंद नहीं था। उसने कई बार तारा को ये सब छोड़ने को कहा, पर वो नहीं मानी। रामकृष्ण की माँ भी ये सब जानती थी। उसने भी तारा को कई बार रोकने की कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं सुनती थी। पर एक दिन जब रामकृष्ण की माँ की मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गई, तब रामकृष्ण ने तारा को छोड़ दिया और प्रभा से शादी कर ली, क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं तारा ही। रामकृष्ण का तारा को छोड़ना तारा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रामकृष्ण से बदला लेने की आग में जलने लगी। अब वो रात दिन रामकृष्ण को बर्बाद करने की सोचने लगी, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति रामकृष्ण पर काम ही नहीं करती थी, क्योंकि वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और माँ दुर्गा की शक्ति उन्हें हर बार बचा लेती थी। लेकिन इस बार तारा अपने मकसद में कामयाब हो गई। इतना सब होने के बावजूद भी रामकृष्ण का विश्वास माता रानी पर से कम नहीं हुआ। वो माता रानी की इच्छा मानकर अपने जीवन को फिर से सामान्य रूप से जीने लगा। लेकिन प्रभा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वो अभी भी वैसी ही बेसुध और बेजान सी थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया, लेकिन प्रभा अभी भी किसी से कोई बात नहीं करती थी। रामकृष्ण जब पूजा पाठ करता था, प्रभा को बहुत क्रोध आता था। अपने बच्चे के जाने के गम में वो माँ दुर्गा से बहुत नाराज़ थी। ये सोचकर कि इतनी पूजा पाठ और इतनी भक्ति के बाद भी माँ ने उसके बच्चे की रक्षा नहीं की। उधर प्रभा के पड़ोस में 2 भाई प्रदीप और प्रताप रहते थे। एक भाई 16 वर्ष का और दूसरा भाई 13 वर्ष का था। ये दोनों भाई अक्सर सुबह 4 से 5 बजे के बीच गायों को चराने जाया करते थे। एक रात चांदनी रात में जब प्रदीप और प्रताप की आंख खुली तो उन्हें लगा सुबह के 4 बज गए हैं, जबकि रात के 1 बज रहा था। वो दोनों भाई रात में ही गायों को चराने के लिए निकल गए और उसी तालाब के किनारे पहुंच गए जहां पर प्रभा के बच्चे को दफनाया गया था। तालाब के आसपास दूर दूर तक खेत खलियान थे और एक बहुत ही विशालकाय आम का पेड़ था जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। उन पके पके आम को देखकर दोनों भाई आम के लालच में आ गए और गायों के खेत में चरता छोड़ आम के पेड़ पर आम खाने चढ़ गए। दोनों भाई मस्ती से पेड़ के शाखा पर बैठकर आम खा ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ अपनी जगह से खिसक रहा है। दोनों भाई ने जब नज़रें नीचे दौड़ा कर देखा तो उनके डर के मारे पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि 2 औरतें हैं जो बिल्कुल नग्न अवस्था में हैं। उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं हैं। बाल बहुत काले लंबे और खुले हैं। वो दोनों औरत पेड़ को पकड़कर ऐसे चला रही हैं मानो किसी लाठी को चला रही हो। उन दोनों औरतों के पीछे पीछे सैकड़ों छोटे बच्चे की आत्माएं भी चल रही हैं और पेड़ को चलता देखकर एक अजीब सी हंसी हंस रहे हैं। ये सब देखकर दोनों भाई निशब्द होकर पेड़ के पत्तों के बीच अपने आप को छिपा लिए और डर से थरथर कांपने लगे। दोनों भाई को ये डर सताने लगा कि कहीं गायों को चरता देखकर उन्हें शक ना हो जाए कि उनके आसपास कोई है। पर किस्मत से सारी गायें वहाँ से चरते चरते दूर चली गई थी। अगर इस स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।